बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड होगा। और इसके देखते हैं कि सबसे पहले कहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़ाहिर है हस्ब मामूल डेफिनेशन होगी और डेफिनेशन में इनहेरिटेंस से क्या मुराद है। इन दिस चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस have been discussed which include Mendel's laws। सबसे पहले मेंडल के लॉज क्या हैं, कौन से हैं, उसके बाद अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस है, पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं, इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं। ये बड़े बड़े नुक्ते हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें और होंगी जिनको हम इंशाल्लाह एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अच्छा, इसी इनहेरिटेंस को हेरिडिटी भी कहते हैं। और हेरिडिटी आप कह लें या इनहेरिटेंस कह लें, दोनों का मतलब एक है। तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग इज दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। अब यहाँ पर थोड़े से टर्मिनोलॉजीज़ का मसला होगा। मसलन कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मुराद है। कैरेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात भी कहलाती है, ट्रेट भी कहलाती है, और आम तौर पर जो माने हम लेते हैं खुसूसियत से मुराद वो होती है अच्छा, अच्छी या बुरी। यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो बहरहाल अ कैरेक्टर is any attribute having genetic basis। एक कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट एक ऐसी खूबी है, एक ऐसी किसी जानदार की सलाहियत या खूबी है जिसकी जेनेटिक बेसिस है। इसका मतलब है कि वो जीन के कंट्रोल में है। यानी हर वो चीज़, किसी जानदार की हर वो चीज़ जो जीन के ज़रिए कंट्रोल होती है उसको कैरेक्टरिस्टिक या हैबिट ट्रेट या कैरेक्टर कहते हैं। द यूज़ ऑफ जेनेटिक्स इज़ नॉट न्यू। अब ये थोड़ा सा बुक को मैंने वो करने की कोशिश की है, उसकी भी कुछ चीज़ें टच करने की कोशिश की है कि जेनेटिक्स का इस्तेमाल अजीब बात है। जेनेटिक्स डिस्कवर होने से पहले इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। यानी लोगों को मालूम नहीं था कि ये जेनेटिक्स है, लेकिन वो इस्तेमाल कर रहे थे। The use of genetics is not new. Farmers of the past use selective breeding, hybridization and grafting etc. for better crop and animal production। माजी के जो फार्मर थे, चाहे वो प्लांट फार्मर थे या एनिमल फार्मर थे, वो सब सिलेक्टिव ब्रीडिंग को भी यूज़ करते थे। सिलेक्टिव ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन को भी यूज़ करते थे और ग्राफ्टिंग को भी यूज़ कर सकते थे। अब ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। फ़र्ज़ करें आप एक फार्मर हैं, एनिमल फार्मर, आपने बहुत सारे जानवर पाले हुए हैं। बकरियाँ फ़र्ज़ करें 100 बकरियाँ हैं, उनमें से अगर कोई अच्छी बकरी है नज़र आती है आपको अपने उस रेवड़ में, जिसका जिस्म भी बड़ा है, यानी गोश्त ज़्यादा है, दूध भी ज़्यादा देती है, बच्चे भी 2-2 4-4 एक साथ देती है, तो लाजमन आपके जहन में ख्याल आएगा कि काश सारी बकरियां ऐसी होती। तो अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या करें, आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग शुरू करेंगे और उसके लिए ये है कि उस बकरी के बच्चों को बड़ा होने देंगे, फिर उनके आपस में ब्रीड कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो उसी नस्ल की बकरियां पैदा होंगी। जो जो ये बकरियां बढ़ेंगी तादाद में, दूसरी बकरियों को आप घटाते जाएं, तो एक वक्त आएगा 5-10 साल के बाद आपका पूरा रेवड़ इन्हीं जैसे आला नस्ल की बकरियों से भर जाएगा। ये है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है दो मुख्तलिफ सलाहियतों वाले इंडिविजुअल्स को क्रॉस करने का मौका दिया जाए। मसलन स्कर्दू में बहुत शुरू से, यानी आज से 20-30 साल पहले सिर्फ लोकल गाय पाई जाती थी। फिर डाउन कंट्री से ये फ्रीजन और दूसरी जो एक है जर्सी गाय, इस नस्ल की गाय आ गई। तो ज़्यादा लोगों को जब नज़र आने लगा कि दूध ज़्यादा देती हैं, ये वो है, पहले तो नज़र लगा लगा के उनको पनपने ही नहीं दिया। फिर लोगों ने क्या किया,
लोकल गाय के साथ इनके मेल या फीमेल का क्रॉस कराए, इससे दोगली नस्ल यानी हाइब्रिड नस्ल हासिल हुई, जो मुकम्मल देसी की तरह भी नहीं थी, मुकम्मल जर्सी या फ्रीजन भी नहीं थी। फिर इन्हीं के आपस के बच्चों को क्रॉस करते गए तो बेहतर से बेहतर नस्ल हुई। ये है हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद है ग्राफ्टिंग। ये अमूमन पौधों में होता है, जिससे आप वाकिफ़ हैं, पेवनकारी जिसको कहते हैं। इस पेवनकारी में किसी एक दरख्त पर जिसका फल आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है, उस दरख्त पर उसी दरख्त जैसे एक और दरख्त जिसका फल अच्छा है, उसका एक शाख, उसका एक पीस काट के इसमें लगा देते हैं, ग्राफ्ट कर देते हैं, फिर इसका फल भी उसी आला नस्ल जैसा हो जाता है। तो ये 2-4 बातें मैंने आपसे शेयर की। अब आते हैं इसी के तसलसल को जारी रखते हुए जेनेटिक्स, यानी मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। Genetics not only explains how characteristics pass on to offspring, but it also explains how species change over time, how variations occur. यानी अब जेनेटिक्स सिर्फ ये नहीं है कि वालिदैन की खुसूसियात औलाद में मुंतकिल कैसे होती हैं, बल्कि जेनेटिक्स ये भी है कि स्पीशीज़ तब्दील कैसे होती हैं, उसमें तब्दीलियाँ क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, जिनको वेरिएशंस कहते हैं। और इन तब्दीलियों का बहुत गहरा असर है, क्योंकि तब्दीलियाँ जो जो आती जाएंगी ये नए माहौल में अपने आप को फिट करते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीशीज़ की न सिर्फ वालिदैन से औलाद में खुसूसियात की मुंतकली जेनेटिक्स एक्सप्लेन करता है, बल्कि चेंज कैसे आते हैं, जो चेंज इस जानदार को उसके एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में फिट या अनफिट रखवाने के ज़िम्मेदार होंगे, वो तब्दीलियाँ कैसे आती हैं, ये भी जेनेटिक्स बताती है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द ह्यूमन लाइफ। जाहिर है, जब जो जेनेटिक्स को समझना शुरू किया इंसान ने, तो इसकी एप्लीकेशन पर भी इसने गौर करना शुरू किया कि इसको हम अपने मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक्स के इल्म को। लिहाजा एक और नई साइंस वजूद में आई, जिसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आजकल ये छाई हुई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ जीन। जीन को जिस हालत में था उसमें छेड़छाड़ करना, उसमें रद्द बदल करना, उसको वहाँ से उठाकर कहीं और ले जाना और उसको रिप्लेस करके किसी और को लाकर फिट करना, ये सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। और जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़, जिसको बायोटेक्नोलॉजी भी आजकल कहते हैं, इसके ज़रिए जीन, सेल, जानदार और उसके किसी न किसी ऑर्गन या सिस्टम या किसी ऑर्गेनल को इंसान के मफाद में इस्तेमाल करना, ये जेनेटिक टेक्नोलॉजीज़ कहलाता है। और इनकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हुआ है। इनकलाब बर्पा कैसे हुआ है? आजकल आप कोविड-19 के पेंडेमिक से गुज़रते हैं। इसमें एक टेस्ट का नाम सुना होगा आपने, PCR टेस्ट। ये PCR टेस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक टेक्नोलॉजी ही है। तो कहना ये है, कई फील्ड्स हैं, मेडिसिन है, आइडेंटिफिकेशन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इसमें हर फील्ड में तकरीबन ये अप्लाई हो रही है। तो मोस्ट यूज़फुल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जेनेटिक्स। फिर वी शुड कीप इन आवर माइंड दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर एथिकली न्यूट्रल। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको भी जहन में रखना चाहिए। देयरफॉर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी टू यूज़ देम प्रॉपरली एंड वाइजली। अमूमन आप लोगों से कहते सुनेंगे, ख़ासतौर पर उन अफराद से जो साइंस से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, वो क्या कहते हैं, साइंस ने तबाही मचाई, ये हो गया, वो हो गया, फिल्में आ गई, इन्होंने लोगों को तबाह किया, मोबाइल आ गया, लोगों को तबाह किया, टीवी आ गया, लोगों को तबाह किया। इसी तरह जब लोगों के हाथ में जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी चली जाएगी तो इससे तबाही मच जाएगी। तो याद रखना, तमाम साइंसेस की तरह ये जो साइंस है, ये भी यानी इनहेरिटेंस की साइंस, ये भी अपने इफ़ेक्ट के लिहाज से न्यूट्रल है। इफ़ेक्ट या एथिकली का मतलब है अखलाकी तौर पर ये न्यूट्रल है।
इसका कोई ना पॉजिटिव वैल्यू है ना इसकी नेगेटिव वैल्यू है, टोटल डिपेंड करता है इसको आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर इस्तेमाल नेक पर्पस के लिए करेंगे तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, अगर इसको मिस यूज़ करेंगे, गलत रास्ते पर यूज़ करेंगे तो उसके नुकसान आते हैं। तो लिहाजा अब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आने के बाद सोसाइटी की और इंसान की इंडिविजुअली ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि इसका इस्तेमाल अक्लमंदी से किया जाए, खेल तमाशे और नुकसान पहुंचाने के लिए ना किया जाए। अब आते हैं जेनेटिक्स शुरू कैसे हुआ है उसकी तरफ। बर्थ ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू एराज। टू एरा कहो या पीरियड्स कहो या ज़माने का हो, मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड मॉडर्न जेनेटिक्स। ये यानी आप जेनेटिक्स के साइंस को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक मेंडेलियन जेनेटिक्स कहलाता है, एक मॉडर्न जेनेटिक्स कहलाता है। सन 1900 से पहले का अरसा मेंडेलियन जेनेटिक्स कहलाता है, क्योंकि उस पूरी सदी में या उससे पहले के तमाम ज़माने में सिर्फ मेंडल ने काम किया था, और आगे हम बताएंगे उसने कब काम शुरू किया था। लेकिन बेचारे के काम को किसी ने रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। फिर जब उसकी डेथ हुई 1900 में, मेंडल के काम को 3 यूरोपीय साइंसदानों ने इंडिपेंडेंटली, यानी अलग अलग काम कर रहे थे, इत्तेफाक से वही तजुर्बात किए और वही नताइज हासिल किए। लेकिन जब उनको बताया गया कि ये मेंडल बहुत पहले कर चुका है, तो फिर उन्होंने सारा क्रेडिट मेंडल को दे दिया। लिहाजा यहाँ से आगे फिर 1900 के बाद मॉडर्न जेनेटिक्स शुरू होती है। अब अबाउट मेंडल, ये पूरी तफसील तो मैं यहाँ नहीं बता रहा, आप बुक पढ़े हैं वहाँ और भी बुक्स में दस्तयाब है। ग्रेगर जॉन मेंडल 1882 में पैदा हुआ है, 1884 तक जिंदा रहा है। ही वॉज द रेजिडेंट, इसको कहीं प्रेसिडेंट नहीं पढ़ना, मैं भी थोड़ी देर के लिए चौंक गया था। रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया चेक रिपब्लिक, ये यूरोप का इलाका है जिसको चेक रिपब्लिक कहते हैं, टुकड़े टुकड़े हो चुका है अभी। ऑस्ट्रिया एक जगह है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, वहाँ पैदा हुआ था। वहीं पर स्टडीज़ की और मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और नेचुरल साइंसेस इसके मज़ामीन थे। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस में यही थोड़ा बायोलॉजी का टच है। His father was a farmer, therefore he learned how to grow, cultivate, propagate and develop new varieties. क्योंकि उसका बाप एक किसान था, फार्मर था। और याद रखना, किसान कहते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन वो हल चलाने वाला आदमी ही जहन में आता है, ऐसा नहीं है। जानवर पालने वाले को भी किसान कहते हैं, मुर्गियाँ पालने वाले को भी आप किसान, फार्मर कह सकते हैं, हल चलाने वाले को भी। तो इसका बाप भी एक फार्मर था, बहरहाल हल चलाता था, ज़मीनें आबाद करता था और जानवर भी रखे हुए थे। तो इसको इसीलिए अंदाज़ा था कि ग्रो, कल्टिवेट और प्रोपगेट, यानी फैलाव कैसे किया जा सकता है मुख्तलिफ़ अक़साम के जानदारों का। ही आल्सो डेवलप्ड ग्रेट इंटरेस्ट इन प्लांट्स आफ्टर, ये मेंडल की बात हो रही है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज ही बिगेन टू teach in Brunn University. He became a priest at the age of 25. ये दो इसके पेशे जहन में रखना है। एक तो ये इसने टीचिंग शुरू किया है, दूसरा ये राहिब बन गया है, क्योंकि ये ईसाई था तो अपने चर्च में राहिब बन गया 25 साल की उम्र में। यानी बैक वक्त साइंस और मज़हब दोनों को लेकर चल रहा है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस पैटर्न्स असल यहाँ से शुरू होती है। मेंडल बिगेन हिज एक्सपेरिमेंट्स इन 1857। इस ईयर में थोड़ा सा मसला है, 55 भी मिलेगा, 54 भी मिलेगा, 56 भी मिलेगा, यहाँ 57 मिलर एंड हार्ली का ये रेफरेंस है। बहरहाल ऑन गार्डन पिज़म सेटाइवम, गार्डन पी ये उसका कॉमन नेम है और पिज़म सेटाइवम ये इसका साइंटिफिक नाम है। यहाँ जो बल्तिस्तान में नस्तरंग नहीं कहते हैं ये, क्योंकि मटर दो तरह के होते हैं ना, एक तो जो बाज़ार में आता है ग्रीन कलर का, वो लेथायरस ओडोरेटस है, वो नहीं। ये पिज़म सेटाइवम है जो बड़ा सा और चपटा सा मटर होता है।
और इसके ऊपर इसने तजुर्बात करना शुरू किया। ये एक बहुत अच्छा वो साबित हुआ रिसर्च ऑफ जेनेटिक्स के लिए, क्योंकि इसके फूल की बनावट कुछ ऐसी है कि उसमें नेचुरली सिर्फ और सिर्फ नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकती है, आर्टिफिशियल नेचुरली नहीं होती है, यानी इंसेक्ट वगैरह इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो आप इसको आर्टिफिशियल पोलिनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, मेंडल्स अप्रोच वाज ग्रेट एज ही केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। उसके काम करने का तरीक़ाकार बहुत आला था, क्योंकि वो रिकॉर्ड भी रखता था और सिलसिलावार उसने काम शुरू किया। मसलन एट फर्स्ट ही ग्रीव ट्रू ब्रीड्स ऑफ ईच ट्रेड बाय सेल्फ पोलिनेटिंग देम। क्योंकि ये पिज़म सेटाइवम पर काम किया था, तो उसने सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले उस प्लांट के 7 कैरेक्टर या ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया, फिर हर ट्रेड की ट्रू ब्रीड्स हासिल की। ट्रू ब्रीड्स इस तरह की उसको सेल्फ पोलिनेट होने और सेल्फ फर्टिलाइज होने का मौका दिया। तो जब उससे नई नस्ल हासिल होती है उसको फिर सेल्फ पोलिनेट होने देता था। इस तरह करते करते जब यकीन हो गया ये खालिश हो गए, तो अब उसके बाद उसने क्रॉस पोलिनेशन किया। और क्रॉस पोलिनेशन में पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस, फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और इस तरह से सो ऑन एंड सो फॉर। आखिरी जो एक्सपेरिमेंट था इसका वो हेप्टा हाइब्रिड क्रॉस था। बहरहाल ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, इसका एक सरसरी मफहूम ये जहन में रखें, एक ही ट्रेड की 2 फॉर्म को आपस में क्रॉस कराने को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मसलन पौधा है, उसका साइज़ लंबा है और छोटा भी है, यानी एक ही ट्रेट है साइज़ या कद पौधे का, लेकिन उस ट्रेट की 2 फॉर्म्स हैं, शॉर्ट और टॉल। इन दोनों को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करने को या पोलिनेट करने को मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है 2 ट्रेट की 4 फॉर्म को आपस में क्रॉस कराना। 2 ट्रेट की 4 फॉर्म, मसलन लंबा कद है और रेड फूल है, 2 ट्रेट्स हैं ये। इसी तरह दूसरा पौधा है, शॉर्ट कद है, वाइट फ्लावर है। इन दोनों को आपस में क्रॉस कराएंगे तो 4 फॉर्म्स क्रॉस हुई, इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, 2 ट्रेट्स की। टेट्रा हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, इसी तरह से सिलसिला चलेगा। इसके अलावा ही सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट, ऑल ऑफ विच वर टेस्टेड 1 by 1। उसने, मैंने पहले कहा कि किन किन ट्रेड्स को सिलेक्ट करके रिसर्च करनी है, उसके लिए उसने 7 ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए और सारे एक्सपेरिमेंट्स उन 7 ट्रेड्स पर अलग अलग करके रिपीट किए। सबके रिजल्ट एक जैसे मिले, फिर जाके उसने लॉज ऑफर किए। जी, here we are studying zoology, therefore Drosophila melanogaster has been taken as a experimental organism instead of pea plant। ये थोड़ी सी चीटिंग तो है, लेकिन फिर भी जोलॉजी है, बॉटनी और जोलॉजी में कोई इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन क्योंकि जोलॉजी है तो किसी एनिमल की मिसाल ली जाए, क्योंकि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स प्लांट पर परफॉर्म किए थे वो सब के सब बाद में एनिमल्स पर भी टेस्ट हुए। तो यहाँ हम पिज़म सेटाइवम के बजाय लेंगे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। फ्रूट फ्लाई एक बड़ी सी मक्खी है जो हमारे यहाँ ऑटम में आना शुरू हो जाती है, जब फल पक के ख़त्म होने के करीब होते हैं तब ये मक्खी ज़्यादा नज़र आती है। द लॉज ऑफ मेंडल आर प्रेजेंटेड 1 by 1। दे आर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखें, दो लॉज हैं बेसिकली, एक को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, दूसरे को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। और कुछ किताबों में डोमिनेंस रिलेशनशिप को भी लॉ कहा गया है, 3rd लॉ। पर हम यहाँ लॉ और वो कहे बगैर डोमिनेंट रिलेशनशिप को अलग से डिस्कस करेंगे। तो अब है जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने तो जैसे भी किया वो अपनी जगह, हम अपनी सहूलत के लिए सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे इस लॉ की, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन होगा। मसलन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये डेफिनेशन है, 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको अलग अलग याद रखना बहुत ज़रूरी है। मिला के लिखो कोई बात नहीं, लेकिन
पॉइंट बाय पॉइंट याद करो तो बहुत आसान होगा आपके लिए। अ ट्रेट इज, ये लॉ ये कहता है मेंडल का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब है किसी चीज़ को अलग करना। अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ एलील्स। एलील, इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। मेंडल ने इसको एलिमेंटीन कहा था, बाद में इसको फैक्टर कहा गया, फिर जीन कहा गया। आज हम कहते हैं कि जीन है ये, और जीन की दो फॉर्म्स हैं, उनमें से एक फॉर्म को एलील कहते हैं। तो नाउ इट इज़ कॉल्ड एलील और जीन। बस आपने ये याद रखना है, अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ एलील्स। हर ट्रेट को, हर कैरेक्टरिस्टिक्स को खुसूसियात का एक जोड़ा कंट्रोल करता है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट मियोसिस से बनते हैं। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द मेंबर्स ऑफ द पेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन मेंबर्स ऑफ द पेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये भी हो गया, गैमीट बनते वक्त ये जो एलील का जोड़ा था उसके मेंबर्स एक दूसरे से अलग होते हैं। ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन एलील। फिर अलग इसलिए हुए, उन्होंने गैमीट्स के अंदर जाना है और हर गैमीट में एक एलील चली जाती है। ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन एलील। उसके बाद है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील्स इनटू गैमीट्स इज रैंडम। किस गैमीट में कौन सी एलील जाएगी ये रैंडम है, ये तखसीस नहीं है। कोई भी एलील किसी भी गैमीट में जा सकती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एलीलिक पेयर इज अगेन कंप्लीटेड। और जब दो गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो जो एलील्स का यानी वो जो जोड़ा था वो दोबारा कंप्लीट होता है, लेकिन इस दफ़ा पहले जैसी कम्बिनेशन में हो ज़रूरी नहीं है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ विंग शेप ऑफ ड्रोसोफिला एज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए हमने ड्रोसोफिला की मक्खी के बहुत सारे ट्रेट्स में से एक ट्रेट को सिलेक्ट किया है एग्जाम्पल के तौर पर, वो है विंग शेप। मक्खियों के परों के रंग कैसे हैं। तो ये असल में इस टूल को यानी ड्रोसोफिला को जेनेटिक रिसर्च में इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम T.H. मॉर्गन था और उसी ने ये ट्रेट भी आइडेंटिफाई किया था, वाइल्ड टाइप ऑफ विंग। एक बात और याद रखें, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट या खसूसियत जो किसी जानदार में बिल्कुल शुरू से मौजूद हो, नेचुरली हो, उसको वाइल्ड टाइप कहते हैं। और अगर इसमें कोई तब्दीली आ गई हो वक्त के दौरान जेनेटिक्स के थ्रू, या बाद में हम बताएंगे तब्दीली कैसे आती है, म्यूटेशन है, क्रॉसिंग ओवर वगैरह है, तो अगर तब्दीली से पहले जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको वाइल्ड टाइप कहते हैं, तब्दील होने के बाद उसको म्यूटेंट टाइप कहते हैं। तो यहाँ ड्रोसोफिला के विंग्स की बात हो रही है। द वाइल्ड टाइप ऑफ विंग्स ऑफ ड्रोसोफिला एक्सटेंड बियॉन्ड द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन व्हेन फोल्डेड बैक। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये मक्खी है और मक्खी इंसेक्टा से ताल्लुक़ रखती है तो इंसेक्टा के जिस्म के 3 हिस्से होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। जब ये मक्खी अपने पर फोल्ड करती है तो ये पर यहाँ से पीछे जाके एब्डोमेन से भी आगे एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी एब्डोमेन को पूरा कवर कर लेते हैं। ऐसे विंग्स को वाइल्ड टाइप कहा जाता है। और इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा VG। ये भी अच्छी तरह याद रखना, बाद में बड़े मसाइल होंगे। यहाँ V कैपिटल है, G स्मॉल है। हियर V इज कैपिटल। अ म्यूटेंट टाइप ऑफ विंग अरोज्ड विच आर वेस्टिजियल। मैंने जैसे पहले कहा था वाइल्ड टाइप के विंग तो जो ओरिजिनल विंग्स थे वो कंप्लीट विंग्स थे, जो एब्डोमेन से आगे जब फ्लाई लैंड करती थी, विंग फोल्ड यानी बंद करती थी, तो वो विंग्स एब्डोमेन की हुदूद से आगे बढ़ जाते थे। ऐसे विंग को हमने VG से रिप्रेजेंट किया, V कैपिटल यूज़ किया। फिर बाद में इसी स्टॉक में एक ऐसी मक्खी नज़र आई जिसके विंग्स वेस्टिजियल थे,
वेस्टिजियल उनको कहते हैं जो थोड़े से कमज़ोर पड़ गए हों। अब ज़रा आप देख लें कि ये मक्खी है, फ़र्ज़ कर लें, और उसका ये एब्डोमेन है, तो उसके विंग्स जब फोल्ड होते थे तो इस तरह से उसके विंग्स एब्डोमेन से आगे नहीं जाते थे, बहुत छोटे हो चुके थे। इनको कहते हैं वेस्टिजियल विंग्स। ये वो विंग मुकम्मल हैं, बॉडी को कवर कर रहे हैं। ये विंग बहुत छोटे हैं, इसलिए एब्डोमेन को कवर नहीं कर सकते, इनको वेस्टिजियल कहा जाता है। एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय वीजी। अगेन ये भी वीजी है, ये भी वीजी है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये डोमिनेंट होने की वजह से कैपिटल वी से शो किया गया है, ये रिसेसिव होने की वजह से स्मॉल वी से शो किया गया है। ये अलामतें इस्तेमाल होंगी आगे टेस्ट में। At first, true breeds were obtained by crossing a wild male with a wild female, both having complete wings, and a mutant male with a mutant female, both having reduced wings. देखें इनके ट्रू ब्रीड्स हासिल करने का तरीका क्या था। कंप्लीट विंग वालों को आपस में फर्टिलाइजेशन का मौका दिया जाए और वेस्टिजियल विंग वालों को आपस में। तो जब ये करते रहे, 2-3 क्रॉसेस हुए, 2-3 नस्लें हासिल हुई, तो वेस्टिजियल विंग के ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी में वेस्टिजियल विंग ही थे, और जो कंप्लीट विंग वाले थे उनमें कंप्लीट विंग ही थे। देन अ क्रॉस वाज कैरिड आउट बिटवीन अ वाइल्ड टाइप एंड अ म्यूटेंट टाइप। फिर अगले मरहले पर एक वाइल्ड और एक म्यूटेंट टाइप का क्रॉस किया गया। यानी फ़र्ज़ करें अगर मेल कंप्लीट विंग वाला था तो फीमेल वेस्टिजियल विंग वाली थी। इस क्रॉस को P1 जनरेशन या फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन का नाम दिया गया। ऑल द ऑफ स्प्रिंग और प्रोजेनी हैड कंप्लीट विंग्स। जब इनकी नस्ल मिली, यानी एक आपने कंप्लीट विंग वाले मेल को वेस्टिजियल विंग वाली फीमेल से क्रॉस किया, इनके जितने भी बच्चे पैदा हुए, अमूमन इनके बच्चे 400 से ज़्यादा होते हैं, वो सब के सब बच्चे कैसे थे? कंप्लीट विंग वाले थे। This offspring were designated F1 और फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इस पहली नस्ल को, इस पहली प्रोजेनी को F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन का नाम दिया गया। इसके बाद यहाँ सवाल पैदा हुआ जब मेंडल ने देखा कि कंप्लीट विंग वाले को वेस्टिजियल विंग वाले से क्रॉस किया है, तो F1 नस्ल में सिर्फ कंप्लीट विंग नज़र आए हैं। तो सवाल तो पैदा होना था। सवाल क्या था? व्हाट हैपन विद द वेस्टिजियल विंग्स? वेस्टिजियल विंग कहाँ चले गए? व्हाट हैपन्ड विद द वेस्टिजियल विंग्स? इनके साथ क्या हुआ, ये कहाँ चले गए? मेंडल हाइपोथेसाइज्ड दैट, उसने खुद ही सवालात के जवाब ढूंढे, और सवाल का जवाब पहले मरहले पर जैसे ढूंढा जाता है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस उसने ये बनाया कि विंग्स में हैव डिसअपीयर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट विंग्स। उसने कहा कि शायद कंप्लीट विंग्स की मौजूदगी की वजह से वेस्टिजियल विंग्स गायब हो गए हों, या वो इनकी मौजूदगी में एग्जिस्ट शायद ना कर सकते हो। दूसरा ये था, वेस्टिजियल विंग्स में बी प्रेजेंट अलॉन्ग विद द कंप्लीट विंग्स बट फेल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। हो सकता है कि जो बच्चे हैं F1 वाले, उन सब के अंदर प्रोग्राम में वेस्टिजियल विंग मौजूद हों, लेकिन वो कंप्लीट विंग्स की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकें। टू नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ disappearance of vestigial wings, Mendel decided to cross fertilize F1 male with F1 female। असल में ऊपर वाले दो जो सवालात उठे हैं उसके जहन में, उनमें से कौन सा सवाल सही है, जवाब कौन सा सही है, ये मालूम करने के लिए इसने, मेंडल ने क्या किया, F1 ही के एक मेल को F1 ही की एक फीमेल से क्रॉस करने का फैसला किया। He observed that 3/4 of individuals had complete wings, while 1/4 of individuals had vestigial wings in F2 generation। जब F2 नस्ल हासिल हुई तो मेंडल ने पता किया
कि 3/4 यानी 75% इंडिविजुअल वो थे जिनके विंग्स कंप्लीट थे और 25% वो थे जिनके विंग्स वेस्टिजियल हो गए थे। 3/4 का मतलब है 4 में से 3 कंप्लीट विंग वाले थे। 1/4 का मतलब है 4 में से 1 जो कि 25% बनता है, उसके विंग्स वेस्टिजियल थे। द रीअपियरेंस ऑफ vestigial wings in F2 generation confirmed that the alleles of vestigial wings were present in the individuals of F1 generation. जब F2 जनरेशन में वेस्टिजियल विंग दोबारा जाहिर हुए तो इससे बात कंफर्म हो गई कि F1 जनरेशन में जो देखने में बज़ाहिर सारे के सारे कंप्लीट विंग वाले लगते थे, उनके अंदर वेस्टिजियल विंग की खुसूसियत मौजूद थी, बट दे फेल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलील्स ऑफ कंप्लीट विंग्स। यानी F1 इंडिविजुअल्स में कंप्लीट विंग की एलील और वेस्टिजियल विंग्स की एलील मौजूद थी, लेकिन वेस्टिजियल विंग्स की एलील्स कंप्लीट की मौजूदगी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकी। Here Mendel designated the alleles of complete wings as dominant while the alleles of vestigial wings were named as recessive alleles. जब ये सूरत हाल सामने आई तो फिर मेंडल ने फैसला किया कि F1 जनरेशन में यानी हाइब्रिड फॉर्म में F1 जनरेशन में जो भी एलील अपने आप को शो करेगी उसको डोमिनेंट कहा जाएगा और जो शो नहीं कर सकेगी डोमिनेंट की वजह से उसको रिसेसिव कहा जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में कंप्लीट विंग ने क्योंकि अपने आप को F1 में शो किया था इसलिए वो डोमिनेंट है, और रिसेसिव जो दूसरे वेस्टिजियल विंग्स हैं वो F1 में अपने आप को शो नहीं कर सके थे इसलिए वो रिसेसिव ट्रेट्स कहलाई या एलील्स कहलाई। तो डोमिनेंट और रिसेसिव की टर्म यहाँ इस्तेमाल होगी कि हाइब्रिड फॉर्म में, कंबाइन फॉर्म में जो भी एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर सकी या जो भी ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकी वो डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट की वजह से एक्सप्रेस ना कर सके वो रिसेसिव है। A dominant allele is that which can express itself phenotypically in hybrid form, while a recessive allele is that which fails to express itself phenotypically in hybrid form. अब जीनोटाइप और फेनोटाइप बाद में मैंने डिस्कस किया है, बस फिलहाल इतना याद रखें कि एक ट्रेट की दो हालतें हैं। एक ज़ाहिरी जो नज़र आने वाली हालत है उसको फिनोटाइप कहते हैं, दूसरा उसका जो जेनेटिक प्रोग्राम है, एलीलिक कम्बिनेशन है, उसको जीनोटाइप कहते हैं। When the male and females of F2 generation were crossed, all of the individual having vestigial wings were like P1 generation. फिर मेंडल ने F3 जनरेशन हासिल करने की कोशिश की। जाहिर है F2 के मेल और फीमेल को आपस में क्रॉस किया तो F3 जनरेशन हासिल हुई। तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, F2 जनरेशन में 3/4 कंप्लीट विंग वाले थे, 1/4 वेस्टिजियल विंग वाले थे। मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि जब उनको आपस में फर्टिलाइजेशन का मौका दिया तो जितने वेस्टिजियल विंग वाले थे यानी 1/4 वो सब वेस्टिजियल विंग के ही ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी प्रोड्यूस करते रहे। इसका मतलब ये खालिस हो गए थे P1 की तरह। जबकि दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड 1/3 आउट ऑफ 3/4 जो 3/4 यानी 75% इंडिविजुअल्स थे कंप्लीट विंग वाले, उनमें से 1/3 3 में से 1 का बिहेवियर यानी 33% का बिहेवियर P1 की तरह था, यानी वो खालिस कंप्लीट विंग वाले हो गए थे। उनको क्रॉस करते गए तो कंप्लीट ही प्रोड्यूस होते रहे, जबकि रेस्ट ऑफ 3/4 मीन्स कि 3/4 में से 2/3 बिहेव्ड लाइक F2 जनरेशन, यानी जो 3/4 थे उनमें से 1/3 तो खालिस कंप्लीट विंग वाले हो गए थे, जबकि 2/3 ऐसे हो गए थे जिनसे कंप्लीट विंग वाले और
वेस्टिजियल विंग वाले दोनों इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। दैट इज यानी दे वर हाइब्रिड, ये हाइब्रिड हो चुके थे, हैविंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इनसे दोनों तरह के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो सकते थे। जबकि जो 1/3 थे वो प्योर हो चुके थे, ट्रू ब्रीड्स हो चुके थे, इसलिए उनसे सिर्फ कंप्लीट विंग वाले ही प्रोड्यूस हो रहे थे। After performing all these experiments, Mendel formulated the law of segregation and dominance relationships of alleles. जब ये सारे नताइज हमारे सामने आए तो मेंडल ने इन्हीं की बुनियाद पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बुनियाद रखी, जिसकी डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, और डोमिनेंस रिलेशनशिप ये हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। फॉर आवर कन्विंस दीज एक्सपेरिमेंट्स आर शोन इन क्रॉसेस। अब ज़रा इनको क्रॉस की शक्ल में पहले दिखाते हैं आपको। मसलन सबसे पहले क्या किया है, लुक एट अ क्रॉस। बहरहाल ये क्रॉस से कंप्लीट विंग वाला एक इंडिविजुअल है जो हो सकता है मेल था, और वेस्टिजियल विंग वाला इंडिविजुअल था जो फीमेल था। इनको क्रॉस किया, इसको P1 जनरेशन कहा गया, जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब इन दोनों को क्रॉस किया तो जो ऑफ स्प्रिंग थे वो सब के सब ऑल विद कंप्लीट विंग्स थे, ये सब कंप्लीट विंग वाले थे, इसको F1 जनरेशन कहा। यही तो वो सवाल पैदा हुए थे कि ये कंप्लीट विंग तो नज़र आया इधर, वेस्टिजियल विंग किधर गया? हो सकता है इसके अंदर मौजूद हो लेकिन इसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा हो, या इसकी वजह से वो बिल्कुल ही गायब हो गया हो। ये ख्यालात उसके जहन में आए तो उसने फर्दर कंफर्म करने के लिए क्या किया, जो F1 जनरेशन के कंप्लीट विंग वाले इंडिविजुअल थे उन्हीं की मेल और फीमेल को क्रॉस कराया, तो उसको दो तरह के अफराद मिले। एक ये थे 3/4 विद कंप्लीट विंग्स, 1/4 विद वेस्टिजियल विंग्स, F2 जनरेशन ये थी। तो यहाँ पर कंप्लीट विंग वाले और वेस्टिजियल विंग वाले दोनों हमें मिले, लेकिन दोनों में तादाद में फ़र्क था। कंप्लीट विंग वाले ज़्यादा थे और वेस्टिजियल विंग वाले कम थे। फिर इनको आपस में, यानी इन्हीं की एक मेल को इन्हीं के एक फीमेल से क्रॉस किया, तो 3/4 हैं, याद रखना। 3/4 में से 1/3, 1 आउट ऑफ 3 लाइक P1 था। P1 वाला यहाँ कैसा था, कंप्लीट विंग वाला। और इन्हीं 3/4 में से 2/3 लाइक F1। F1 का मतलब ये हाइब्रिड हैं, इनसे मेल फीमेल इनसे कंप्लीट विंग वाले और वेस्टिजियल विंग वाले दोनों प्रोड्यूस होंगे। जबकि दूसरी तरफ जो 1/4 थे विद वेस्टिजियल विंग, इनको आपस में इन्हीं के मेल और इन्हीं के फीमेल को क्रॉस किया गया, तो सारे के सारे वेस्टिजियल विंग वाले हो गए, यानी ये कंप्लीट हो चुके थे। अब इसको हम अलामतों के ज़रिए शो करने की कोशिश करते हैं। VG याद रखना, यहाँ दोनों V कैपिटल हैं, G स्मॉल हैं। ये है कंप्लीट विंग की अलामत, और ये है VG। यहाँ पर V, दोनों V स्मॉल हैं, ये वेस्टिजियल विंग वाले हैं। A trait is controlled by a pair of alleles। जो मेंडल का पहला जुमला है वो यही है, ये दोनों एलील्स हैं और एक ट्रेट को एलील का एक जोड़ा कंट्रोल करता है। कंप्लीट विंग एक ट्रेट की एक फॉर्म है, उसको 2 एलील ने कंट्रोल किया है। वेस्टिजियल विंग को भी 2 एलील ने कंट्रोल किया है। गैमिट बनते वक्त होगा क्या, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये एक गैमिट में चला जाएगा, ये दूसरे गैमिट में चला जाएगा। तो दूसरा जुमला क्या कहलाता है, ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन द मेंबर्स ऑफ दिस पेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। गैमिट बनते वक्त इस एलिलिक पेयर के मेंबर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच गैमीट रिसीव्स ओनली 1 एलील। हर गैमीट में एक ही एलील चली जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द पेयर इज अगेन कंप्लीटेड। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो पेयर दोबारा कंप्लीट होता है। तो इस दफ़ा एक एलील इधर से आई है, दूसरी एलील इधर से आई है। F1 में क्या हुआ है, कैपिटल V वाली एलील और स्मॉल v वाली एलील मिल गई हैं। इस कंडीशन को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मखलूत, इख्तलात यानी मिक्स होना। किसका, 2 मुख्तलिफ चीज़ों का मिक्स होना। ये कंप्लीट विंग वाला कैरेक्टर, ये वेस्टिजियल विंग वाला कैरेक्टर। तो बहरहाल F1 जनरेशन हुई। जब इन्हीं के एक मेल और फीमेल को क्रॉस किया तो
3/4 ऐसे थे जो ये 3/4 ये दोनों मिलकर हैं, ये कंप्लीट विंग वाले थे 3/4, और 1/4 ये वेस्टिजियल विंग वाले थे, ये बिल्कुल इन्हीं जैसे हो गए हैं। जबकि इनमें से ये वाले 1/3 पहले वाले कंडीशन के हो गए हैं कंप्लीट वाले, और 2/3 ये हाइब्रिड वाले हो गए F1 जनरेशन वाले। तो ये हैं जी अलामतें। और अब इन अलामतों के ज़रिए आपने उसी बात को, उसी डिस्कशन को जो हम पहले कर चुके हैं वो समझना था, और यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। टेस्ट क्रॉस, अब ये एक और मसला हुआ है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लें, फिर मैं इस तरफ आता हूँ ये क्यों है। अ टेस्ट क्रॉस is defined as a cross between F1 hybrid and P1 recessive individual is called test cross। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है F1 के किसी इंडिविजुअल का P1 के साथ क्रॉस करना। याद रखना P1 दोनों पेरेंट्स जो हैं प्योर हैं, F1 के जितने अफराद हैं वो हाइब्रिड हैं। इट इज कैरिड आउट टू नो द जीनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट फॉर्म। डोमिनेंट फॉर्म दो तरह की हो सकती है ना। डोमिनेंट फॉर्म देखने में आपको डोमिनेंट लगी, लेकिन अंदर उसकी जीनोटाइप में फर्क हो सकता है वो प्योर फॉर्म हो सकता है वो हाइब्रिड फॉर्म में हो। मैं समझाने के लिए आपको इधर ले जाता हूँ पीछे। देखें, कैपिटल वी जी डोमिनेंट है, कैपिटल वी जी स्मॉल वी जी ये कंप्लीट विंग वाला है, ये भी कंप्लीट विंग वाला है। यानी प्योर फॉर्म वाला कंप्लीट विंग और हाइब्रिड फॉर्म वाला कंप्लीट विंग, बाहर से देखने में दोनों कंप्लीट विंग हैं, लेकिन अंदर से ये खालिस है, ये हाइब्रिड है। तो अब हमें पता कैसे चले, यही मालूम करने के लिए डोमिनेंट को क्रॉस किया है, यानी टेस्ट क्रॉस किया है कि P1 के डोमिनेंट फॉर्म को टू P1 की डोमिनेंट फॉर्म और F1 के डोमिनेंट फॉर्म में कोई फर्क नहीं है फेनोटाइपिकली, लेकिन वो अंदर से किस हालत में है यह मालूम करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो यही बताया था, अ क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड P1 recessive individual is called test cross. It is carried out to know the genotype of a dominant form. For example, a fly with VG ये दोनों डोमिनेंट एंड VG ये हाइब्रिड है। जीनोटाइप हैज कंप्लीट विंग्स, इन दोनों के विंग्स कंप्लीट हैं, लेकिन अंदर तो दोनों में फर्क है। हाउ कैन देन वी डिटरमिन वेदर इट हैज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस एलील्स। तो फिर हम ये कैसे मालूम करें कि इसके एलील्स होमोजाइगस हैं हेटेरोजाइगस हैं। द टेस्ट क्रॉस विल डिसाइड when two flies having complete wings are crossed, if the result is 100% flies with complete wings, then both of them are homozygous। यानी अगर हमें नहीं पता अभी दोनों के कंप्लीट विंग है, क्रॉस किया, अगर रिजल्ट आ गया सारा कंप्लीट विंग वाले ऑफ स्प्रिंग, तो ऐसी सूरत में समझ लेना कि वो वीजी हालत में थी। लेकिन अगर आता है रिजल्ट 50%, तो समझ लो वो इस हालत में है। बस ये टेस्ट क्रॉस का मतलब है। इफ द रिजल्ट इज 50-50, देन द वन ऑफ देम इज होमोजाइगस एंड द अदर वन इज हेटेरोजाइगस। कैपिटल वी स्मॉल वी, तो ये P1 में वो नॉर्मल क्रॉस था, ये हाइब्रिड हो गए थे। ऑल विद कंप्लीट विंग्स, यानी ये अगर ये रिजल्ट आता है तो समझ लो कि जो ये प्योर फॉर्म में था वो भी प्योर फॉर्म में था। लेकिन जब वीजी यानी ये दोनों इंडिविजुअल्स हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, 50-50% आएगा। यानी टेस्ट क्रॉस जीनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट इंडिविजुअल को मालूम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अब आती है बारी टर्म्स की। मैंने आपको कहा था ये पहला लॉ कंप्लीट हो गया है। जेनेटिक्स में ख़ासतौर पर मेंडेलियन और उसके आगे की भी जो टर्म्स इस्तेमाल होंगी वो है कैरेक्टर। पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैरेक्टर या ट्रेट इज़
A character or trait is any attribute which has a genetic base, gene, factor, elementin. ये कैरेक्टर की डेफिनेशन थी. A piece of DNA which encodes a protein is called gene. डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा जो किसी प्रोटीन को बनाने का जिम्मेदार है, उसको कहते हैं जीन. मेंडल कॉल्ड इट एलिमेंटिन. मेंडल ने तो इसको एलिमेंटिन कहा था. बाद में इसको फिर फैक्टर भी कहा गया है. अब इसको जीन कहते हैं. जीन की 2 एलील्स हैं और समटाइम्स एलीलिक पेयर भी कहते हैं, कुछ जीन पेयर भी कहते हैं. एलील द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील. जीन की मुतबादिल शक्ल को एलील कहा जाता है. Sorry. In fact, a gene consists of 2 pieces of DNA located on the homologous pair of chromosomes. ये दोनों पीसेस को एक सीढ़ी समझ लो. उस सीढ़ी में जो 2 डंडे हैं, उन दोनों डंडों में बीच में पायदान होता है, पैर रखने वाला वो छोटा सा पोर्शन. उसके नुक्ते बराबर आमने सामने होते हैं. उन नुकात को आप कह सकते हो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. होमोजाइगस, इसका क्या मतलब है? If both the alleles of a gene are similar, they are called homozygous alleles. हर जीन की 2 एलील्स हैं, तो अगर दोनों एलील एक जैसी हुई तो यह कंडीशन होमोजाइगस कहलाती है. अगर दोनों एलील एक दूसरे से डिफरेंट हो तो उसको हेटेरोजाइगस कहते हैं. डोमिनेंट एलील ये पहले डिस्कस हो चुका है. इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, अगर एक जीन की दोनों एलील्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इकट्ठी हैं, तो ऐसी सूरत में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, द एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट, वाइल द अदर इज कॉल्ड रिसेसिव. तो रिसेसिव है. द एलील विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड रिसेसिव एलील. जीनोटाइप, द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड जीनोटाइप. जैसे हम डिस्कस कर चुके थे, VG और VG, ये इसकी जीनोटाइपिक कम्बिनेशन है. जेनेटिक मेकअप ऑफ अ ट्रेट, किसी ट्रेट की जो जेनेटिक मेकअप है वो उसकी जीनोटाइप कहलाती है. और फिनोटाइप का मतलब होता है, फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट और जीन इज कॉल्ड फिनोटाइप. मसलन आपकी आंखों का रंग ब्लैक है तो ये नज़र आता है, ये फिनोटाइप कहलाता है. और उसके अंदर जो एलील की कम्बिनेशन नज़र नहीं आती है वो जीनोटाइप है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन 2 फॉर्म्स ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एक ही ट्रेट की 2 फॉर्म के आपस में क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. डाईहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन 4 forms of 2 traits is called dihybrid cross. उसके बाद है जीनोटाइपिक रेशियोज, एक्सप्रेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ अ क्रॉस अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव नंबर्स ऑफ प्रोजेनी इन ईच विजुअली डिस्टिंक्ट क्लास. जीनोटाइपिक रेशियोज जैसे हम बता चुके थे, 3/4, 1/4 की फिनोटाइपिक अपीयरेंस में किसी ट्रेट की रेशियो क्या है, उसके डोमिनेंट और रिसेसिव की रेशियो क्या है, ये जीनोटाइपिक रेशियोज कहलाती हैं. तो इसके साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म हो गया है. थैंक यू वेरी मच. और याद रखना, अगर कोई कहीं प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. और पूछने के लिए फ़ोन नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, या फिर अगर छुट्टी का दिन नहीं है तो कॉलेज के फ़ोन नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं. अभी मैंने अल्ट्रेशंस की हैं वगैरह और ये इनको मिटा दूं ताकि आपकी स्लाइड्स साफ रहें. मैं सिर्फ उनको मिटा रहा हूँ जिसमें
लाइनें या वर्ड्स नीचे दब गए हों, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। भारत, थैंक यू सो मच। अब हम इसको यहाँ से स्टॉप कर रहे हैं।